हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सीरीज है उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 से 6 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आपको 100% आपको बिलीव दिला सकता हूं कि आपने अगर इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, अच्छी तरीके से समझ लिया, तो आप जो है पूरी तरीके से दूसरे बच्चों से बहुत इफेक्टिव आप अपना आंसर लिख पाएंगे और 100% आप सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि इन 5 से 6 सालों में जो क्वेश्चंस है, जो सिलेबस है, उन सबको मैंने क्या किया है, पूरी तरीके से एनालिसिस कर लिया है और इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये श्योरिटी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ठीक है ना। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019, सन 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और पेपर कौन सा है? वो पेपर है आपका BCC 1 यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्य अवस्था एवं बड़ा होना। ये टॉपिक है, ये पेपर है आपका। और इसमें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ कॉलेजेस में इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंस होता है। कुछ में लॉन्ग आंसर पूछते हैं और कुछ में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप पूछते हैं। तो मैं आपको लॉन्ग आंसर वाले जितने क्वेश्चन है वो सारे मैंने आपको प्रीवियस ईयर के प्रोवाइड करा दिए हैं। अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2019 में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में जो लॉन्ग आंसर थे वो 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 5 का आंसर देना था, वो सब मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। उसके बाद आपका बी टाइप में शॉर्ट आंसर थे, जिसमें से आपको क्या कहते हैं कि 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 4 आंसर देना था। वो 6 के 6 मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यहां पर 10 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा, टोटल नंबर हो जाएगा आपका 10 नंबर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूंगा और इसी तरीके से 2019 के अलावा 18 में जो पूछे गए सब पेपर को इसी तरीके से मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करता रहूंगा। क्योंकि मैं आपको श्योरिटी दिला चुका हूं इस बात का कि अगर आपने यहां से भी पढ़ लिया ना, इनको भी खाली अगर पढ़ लिया, तो आपका 100% आप बेस्ट तरीके से दूसरे बच्चों से इफेक्टिव लिख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप आंसर दे सकते हो। तो डिस्कस करते हैं हम लोग। यहां पर जो पहला क्वेश्चन होगा आज का, देखिए ये है, यहां पर ये आपके क्वेश्चन में लिखा होगा, ये सी टाइप क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पर ये देख सकते हैं, आपको स्पेस दिया हुआ है। इन्होंने पूछा हुआ है, वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु स्टडीड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया। पूछने का क्वेश्चन ये है कि वो पहले कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे रिसर्च किया, वो कौन पहले साइंटिस्ट थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 करके मैंने दे दिया है, आप कंफ्यूज नहीं हो बस, है ना। तो पहला जो होगा चार्ल्स डार्विन, 1859 में इन्होंने रिसर्च किया था और सबसे पहले साइंटिस्ट यही माने जाते हैं जिन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस पे काम किया था और इन्होंने रिसर्च किया था। ठीक है, कौन है? चार्ल्स डार्विन है ये। इन्होंने 1859 में इसका रिसर्च किया था। और मैं एक बात बता देता हूं, ये वो सारे क्वेश्चन है जो हमेशा से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमेशा से ये मैंने रिसर्च करके देख लिया है कि हमेशा ये सब पूछे जाते हैं। आपके यूनिवर्सिटी में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नहीं भी पूछे जाते हैं तो भी आप इसको ध्यान रखें, क्योंकि आपके पूरा जो टीचिंग प्रोसेस है ना, पूरा जो लाइफ है आपका टीचिंग का, इन सब में यही सारे क्वेश्चन घूमते रहते हैं। और इनको याद करके, इनको एक बार समझ करके आप बहुत बेस्ट तरीके से आप अपना आंसर इफेक्टिवली लिख सकते हो। तो पहला जो है क्वेश्चन, उसका आंसर आपको मिल गया। दूसरा क्वेश्चन है, यहां देख सकते हो, चेंज इज रिलेटेड विथ, यानी कि परिवर्तन वृद्धि से संबंधित है ना। परिवर्तन जो है वृद्धि से संबंधित है, ये पहला दूसरा क्वेश्चन है। तो यहां पर आपने सुना होगा कि आप बच्चे के अंदर में जो परिवर्तन होती है, जो क्या कहते हैं, 2 तरीके से होता है। एक होता है डेवलपमेंट और दूसरा होता है क्या कहते हैं कि ग्रोथ। तो ग्रोथ को क्या बोलेंगे? वृद्धि, और डेवलपमेंट को विकास बोलेंगे। तो यहां पर कह रहे हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि चेंज जो है इज रिलेटेड विथ, क्या कहते हैं, रिलेटेड विथ क्या होता है, यहां पर एक वर्ड आएगा ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ। तो ये जो चेंज इज रिलेटेड विद ग्रोथ जो होता है, ये किस तरीके से होता है, यहां पर क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा फिजिकल या फिर क्वांटिटेटिव, है ना, क्वांटिटेटिव इसका आंसर होगा। देखिए ये कह रहा है कि चेंज इज रिलेटेड विथ ग्रोथ, यानी कि परिवर्तन वृद्धि से संबंधित है। आपको पता है कि चेंजिंग जो होती है बच्चे में 2 तरीके से होती है, एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है वो किससे संबंधित है, इससे रिलेटेड कौन सा होता है? फिजिकल से संबंधित है। क्योंकि अगर
डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट किसकी बात करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है बच्चे का। लेकिन ग्रोथ किसकी बात करता है, सिर्फ फिजिकल डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि उसका जो लेंथ बड़ा हो गया, जैसे उसका वेट बड़ा हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर को आप देख करके समझ पाएंगे, देख पाएंगे, वेट कर पाएंगे, उसका साइज कर पाएंगे, उसको हम क्या बोल, वो किससे रिलेटेड होता है, वो रिलेटेड होता है आपका ग्रोथ से। ठीक है, तो यहां पर आप फिजिकल इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा चीज आप यहां पर क्वांटिटेटिव भी बोल सकते हो, जबकि डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो वहां पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, लेकिन ग्रोथ में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है। ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ की बात होती है और फिजिकल वृद्धि की बात होती है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पर क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है, जैसे कि मेंटल डेवलपमेंट हो गया, बिहेवियर डेवलपमेंट हो गया। तो ये समझ में आया आपको दूसरा क्वेश्चन, चेंज इज रिलेटेड विद ग्रोथ, ग्रोथ से जो चेंजिंग जो रिलेटेड होती है वो क्या होता है, फिजिकल होता है और क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि एक सीमित वे में होता है। तीसरा जो क्वेश्चन है, वाज द सपोर्टर ऑफ हेरिडिटी इन्फ्लुएंस एज ह्यूमन डेवलपमेंट, कहने का मतलब है कि मानव विकास में वंशानुक्रम में के प्रभाव के समर्थन कौन थे, प्रभाव के समर्थन कौन थे, कौन साइकोलॉजिस्ट ऐसे थे जो सपोर्ट करते थे इस बात का कि वंशानुक्रम यानी कि जो आपका हेरिडिटी है, जेनेटिक्स है, वो डिपेंड करता है किस पे, बच्चे के डेवलपमेंट में। तो मैंने आपको बताया है बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो किससे, दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में कौन सा, एक हेरिडिटी से और दूसरा किससे होता है बच्चे का डेवलपमेंट, एक एनवायरनमेंट से होता है। तो ये पूछ रहा है कि हेरिडिटी किस साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड है, कौन साइकोलॉजिस्ट है जो हेरिडिटी को डिफाइन करता है कि हेरिडिटी से ही इसका क्या होता है, डेवलप होता है। तो साइकोलॉजिस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम किसका आता है, एक नाम आता है आपका गैलेन, GALEN गैलेन का, और दूसरा होता है आपका आइसिंक, EYSENCK आइसिंक। ये दो बड़े नाम है जो ये कहते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट किसके बिहाफ पर होता है, हेरिडिटी के बिहाफ पर, जेनेटिक के बिहाफ पर होता है, ये लोग मानते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आप देखिए, सेंसेशन है ना, परसेप्शन, इमेजिनेशन आर नॉन एज एबिलिटीज, कहने का मतलब है कि संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना को योग्यता के रूप में जाना जाता है। तो ये जो परिकल्पना होती है, इमेजिनेशन होता है, परसेप्शन होता है, सेंसेशन होता है, ये किस एबिलिटी के थ्रू में आता है, ये मेंटल एबिलिटी के थ्रू में आता है। ये किसके थ्रू में आता है, मेंटल एबिलिटी के थ्रू में, या फिर कॉग्निटिव इसका आंसर होगा। किसके, इसका आंसर क्या होगा, या तो मेंटल एबिलिटीज कहेंगे क्योंकि मेंटल एबिलिटीज से तो इमेजिनेशन कर पाता है, परसेप्शन कर पाता है। उसके बाद जो कॉग्निटिव भी कह सकते हो इसको, क्योंकि कॉग्निटिव डिपेंड किस पे होता है, हमारे मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड होता है। उसके बाद होता है आपका एक आंसर, देख सकते हो, देखिए यहां पर जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो कहीं से भी पूछ लेते हैं, साइंस से भी उठा के पूछ लिया, बायोलॉजी से उठा के पूछ लिया, तो आपको बस एक बार देख लेना है, आप 100% अच्छा आंसर करके आ जाओगे। देखिए यहां पर जो पांचवा क्वेश्चन है ये साइंस से उठाया हुआ है। देखिए क्रोमोसोम ऑलवेज फाइंड इन, देखिए गुणसूत्र जिसे बोलते हैं, क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। गुणसूत्र सदैव किसमें पाए जाते हैं। देखिए गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र को पहले समझ लिए, क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम जैसे कि आपको पता है ना कि जैसे मेल के अंदर में Y और X दोनों पाया जाता है, फीमेल के अंदर में 6 सिर्फ जो है X पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो DNA है, RNA है, प्रोटीन है, ये जो सेल पाए जाते हैं बच्चों के, क्या कहते हैं कि लोगों के अंदर में, क्रोमोसोम उसको बोलते हैं जिसके थ्रू से, जिसके माध्यम से एक जो क्या कहते हैं हार्मोन जो होता है ना, वो क्या होता है दूसरे जनरेशन में क्या कहते हैं कि ट्रांसफर होता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स का हार्मोन या फिर सेल या फिर क्रोमोसोम क्या होता है, पेरेंट्स का बच्चों में ट्रांसफर हो रहा होता है। तो वही चीज यहां पर पूछा हुआ है कि ये जो क्रोमोसोम है ऑलवेज फाइंड इन किसमें पाया जाता है। क्रोमोसोम इंसानों के जो सेल्स होते हैं, इंसानों के जो ऑर्गन्स होते हैं, XY वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, DNA है, इन सारी चीजों में, हार्मोन्स में ये क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है ना, इतना समझ में आया। उसके बाद छठा है आपका, छठा यहां पर ब्लैंक कर दिया है, देख ये पूछ रहे हैं, थ्योरीज इज गिवन बाय ब्रॉनफेनब्रेनर। ब्रॉनफेनब्रेनर ने कौन से थ्योरी दिया था ये पूछ रहे हैं। तो ब्रॉनफेनब्रेनर ने जो थ्योरी दिया था ये है आपका इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी ब्रॉनफेनब्रेनर ने दिया था, ये बहुत मशहूर है, हमेशा पूछा जाता है। और ये थ्योरी है, इसका कॉन्सेप्ट है, ये मानते थे कि बच्चा जो है एनवायरनमेंट के थ्रू से किसी चीज को सीखता है। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है, ब्रॉनफेनब्रेनर ने कौन सी थ्योरी दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था, तो आपको बताना है कि इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी इन्होंने दिया था। उसके बाद हम बात करेंगे, प्ले कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी इन विच अ पर्सन एंगेज
engage when he is free। देखिए 7वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बच्चा जब खेलता है तो खेलने की एक्टिविटीज में उसकी जो इच्छाएं हैं उस इच्छाओं के अकॉर्डिंग वो तभी खेलना चाहता है जब वो उसके अकॉर्डिंग फ्री होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये किसने दिया है, ये बहुत क्या कहते हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ना पीएचडी में पूछे जाते हैं, जीआरएफ में पूछे जाते हैं कि फला कोटेशन उठा के पूछ दिया कि ये किसने कहा है। तो कोई बात नहीं है, आप अपनी किताब में ढूंढ सकते हो, ठीक है ना। आप अपनी किताब में ढूंढोगे तो दूसरे ही लाइन में पहले पेज में जहां पर आपका प्लेवे मेथड शुरू होता है वहां पर आपको दूसरे पेज में ये मिल सकता है। ये डेफिनेशन किसका है, ये क्रो एंड क्रो का, एक साइकोलॉजिस्ट है, ये डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो का, ठीक है ना। उसके बाद विनोद पब्लिकेशन की किताब जो है, विनोद पब्लिकेशन की जो किताब है उस किताब में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जहां पर प्लेवे मेथड अप्लाई होता है वहां पर ये देख सकते हो कि ये वाला जो डेफिनेशन है कि बच्चा जो खेल के माध्यम से सीखता है, अपने इंटरेस्ट के माध्यम से सीखता है, जब वो फ्री होता है तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो खेलना चाहता है। तो ये कोटेशन किसने दिया है, तो ये दिया है क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। ये मिल जाएगा आपको अपनी किताब में। उसके बाद होता है द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन एडल्ट बॉडी। देखिए बोन्स जो होते हैं, हड्डी जो होते हैं एडल्ट बॉडी में, एक तो इन्फेंसी एज होता है, एक चाइल्डहुड एज होता है, एक अडल्टहुड होता है, ठीक है ना। तो एडल्टहुड में बच्चों के अंदर में कितने सारे बोन्स हो जाते हैं, वो 206 से लेकर के 213 बोन्स माने जाते हैं, ज्यादातर 206 मानते हैं। उसके बाद होता है आपका यूजुअली अकर्स इन गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 10 से 14, 10 to 14 एंड इन बॉयज 12 से 16 यानी कि 12 एंड 16। कहने का मतलब है यहां पर कि आमतौर पे यानी कि यूजुअली जनरली सामान्य तौर पे गर्ल्स के अंदर में जो डिफरेंसेस होती है वो 10 से 14 साल में कौन सी डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है, और वही 12 से 16 साल बॉयज में कौन सा डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है। तो ये जो होता है ये सेक्सुअल हार्मोन्स जो होता है, सेक्सुअल हार्मोन्स जो लड़कियों के अंदर होता है वो 10 से लेकर के 14 साल में कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। सेक्सुअल जो हार्मोन होता है यानी कि टू बी द एडल्ट 10 से 14 साल में गर्ल्स जो होती है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी होती है सेक्सुअल हार्मोन्स के अकॉर्डिंग, और बॉयज जो होते हैं वो 12 से 16 साल में सेक्सुअल हार्मोन्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका होता है। तो यही पूछ रहा है कि कौन कौन से डिफरेंसेस पाई जाती है, तो सेक्सुअल हार्मोन्स उसमें डिफरेंशिएट देखने के लिए मिलता है, परिपक्वता देखने के लिए मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पर गैप दिया हुआ है, इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस स्ट्रेन स्टॉर्म एंड स्ट्राइक, यानी कि वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, मैं ये कह दूं कि ये क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं कि वो कौन सी एज है जिस एज में क्या कहते हैं कि तूफानी एज कहा जाता है, स्ट्रेस एज कहा जाता है, विरोध एज कहा जाता है, तनाव एज कहा जाता है, वो कौन सा एज है। तो इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि आप अब मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे, क्योंकि इसका आंसर मुझे नहीं लगता है बहुत हार्ड है, बहुत इजी है। और ये जितने वर्ड यूज किए गए हैं ना, इन वर्ड से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन वर्ड्स को हमेशा याद रखना। तो मुझे आपको बताना है 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है उस 10वें नंबर का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि किस एज को क्या कहा जाता है, संघर्ष का एज कहा जाता है, अवस्था कहा जाता है, तनाव का अवस्था कहा जाता है, तूफान का अवस्था कहा जाता है, विरोध की अवस्था कहा जाता है। तो कौन सी वो अवस्था है जिसको ये सब कहा जाता है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका जो आंसर होगा बहुत इफेक्टिव होगा और आप बहुत इजीली तरीके से सक्सेस हो पाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।